नमस्कार जेडी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़े प्रशासनिक आंदोलन की। यह आंदोलन राजस्थान से इसका आगाज और हम बात कर रहे हैं पंचायत राज की। ठीक आज ही के दिन राजस्थान की धरा से ही के नागौर से एक चौपाल के जरिए ही पंडित नेहरू ने इसका आगाज किया था और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र में एक बड़ा पायदान इस देश को मिला था, जिसको सरकारों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई और आज हम देख पाते हैं कि महिलाओं की भागीदारी किस तरह से है। हाँ, आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें झकझोर करके रख देती हैं, एक नई स्थितियां पैदा करती हैं। सरपंच है तो उनके पति की पहचान, सरपंच पति हैं, ये पार्षद पति हैं, ये प्रधान पति हैं, ये जिला प्रमुख पति हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, जबकि वही महिला अपने आप को साबित कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष प्रधान के नाते कर सकता है, जिला प्रमुख के नाते कर सकता है, सरपंच के नाते कर सकता है, या उस वार्ड के मेंबर के रूप में जो उसे चुना जाता है वो जो कुछ कर सकता है वही एक महिला भी कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमारी मानसिकता से बाहर समाज नहीं निकला है कि महिला कुछ कर सकती है, जबकि सब कुछ कर सकती है। इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यों की डीजीपी, सीएस, क्या नहीं मिला, सब कुछ मिले हैं, लेकिन भरोसा आपको करने की जरूरत है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और इस सिलसिले को लेकर के भी करेंगे और कहाँ बदलाव की जरूरत है, कहाँ क्या आवश्यकता हम महसूस करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पूर्व सरपंच छवि राजावत जी हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि पूर्व सरपंच छवि बहुत अच्छी एक इंटरनेशनल ब्रांड में इन्होंने काम किया और उसी दरमियान अवसर मिला गांव की सेवा का और चुनाव लड़ने का। तो उस वक्त काफ़ी ये भी रहा कि एक एमबीए सरपंच, जिसके लिए माना जाता था कि गांव में केवल सिग्नेचर करना आना चाहिए वही सरपंच हो सकता है, लेकिन इन्होंने इस बात का एहसास करा दिया कि सरपंच के लिए वाकई योग्यता कितनी कारगर होती है और योग्य सरपंच जब चुना जाता है तो गांव के विकास में किस तरह से चार चांद लगाए जा सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और मैं सीधा रुख करना चाहूँगा छवि जी का। छवि जी, आप अपने व्यस्त समय में से निकाल करके जन टीवी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि आज हम आज़ादी के इतने साल बाद में पंचायत राज व्यवस्था हमने कायम की, वो सिलसिला चला जब हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम और स्टेट्स में असेंबली का गठन हुआ, उसके ठीक 10 साल बाद में पंचायत राज का आगाज किया गया। अभी क्या लगता है कि देखिए गुंजाइशें बहुत होती हैं काम करने के लिए, लेकिन सही दिशा में चल रहा है? या आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस है, 2-3 मरतबा आप सरपंच रह चुके हैं गाँव की, अपने काम भी वहाँ पे किए हैं, तो क्या महसूस किया आपने कि वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत है जो सभी राजनीतिक दलों को या सरकारों को विचार करना चाहिए? जी, ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी तादाद में जो आबादी अपनी है देश की, वो रूरल एरियाज़ में ही रहती है। और अगर हम क्षेत्र की क्या, अगर अपने देश के विकास की भी बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र पर नहीं, लेकिन हमें ग्रामीण क्षेत्र पे भी ध्यान देना है और उसको भी विकसित बनाना है, तभी वो सही रूप में बिल्डिंग द नेशन की जो बात होती है वो सही रूप में हो सकता है। तो जो सरकार की तरफ से पहल हुई है और अब इतने साल बीत चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो विज़न था वो अच्छा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गैप्स अभी भी हैं और वो गैप्स भरने की ज़रूरत है, जिससे कि वो प्रोसेस जो है विकास का वो सही दिशा में जाए और जिस गति से हम देखना चाहते हैं वो गति भी उसे मिले। तो कहीं ना कहीं जो गैप्स है, मुझे लगता है उसमें हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, बट मोस्टली एक तो फंडिंग की अवेलेबिलिटी जल्दी उपलब्ध हो जाए पंचायतों को, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो बैलेंस एक पंचायत के अंदर ही होना चाहिए, जिसमें हम बात करें अगर सैलरी स्ट्रक्चर की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की को जो मिलता है, उसमें बहुत भेदभाव है। हाँ, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो वॉलंटरी है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि ग्रामीण क्षेत्र में
सबके पास वो सुविधा नहीं है जिसमें उनके मानदेय को देखते हुए वो अपने घर परिवार को, या जहाँ पे मेरे क्षेत्र में जो सिर्फ खेती होती है, सिर्फ बारिश पे निर्भर होती है, उसमें ये भी समझना और उस कंपैशन और एम्पैथी को भी साथ में लेके आना कि क्या उस क्षेत्र के लोग समय दे सकते हैं पंचायत के लिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है। सो ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और साथ में एक्सपर्टीज़, क्योंकि हम हर प्रकार का विकास कर रहे हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का काम है, एजुकेशनिस्ट का काम है, हेल्थ सेक्टर का काम है, मेडिकल बैकग्राउंड से अक्सर लोग नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य है। तो अगर हमें वो उपलब्ध हो जाए, वो एक्सपर्टीज़ मिल जाए, और रही बात फंडिंग की, तो सरकार की तरफ से फंड्स है, लेकिन उसको क्या सही मायने में, सही प्रकार से, सही समय पे वो सैंक्शन हो पाते हैं या नहीं, ये समझना ज़रूरी है। और जहाँ गैप्स हैं, क्योंकि सरकार की भी लिमिटेशंस होती है, तो जहाँ गैप्स है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि हमारी युवा पीढ़ी को जो टेक्निकल कॉलेजेस से है खासकर, और जो सिविल सर्विसेज में भी एंटर करते हैं, उनकी प्राथमिक ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए है हमारी पंचायतों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल। एक सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग अपने देश की हर युवा को पता होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी गंभीरता और डेवलपमेंट का जो विजन है धरातल पे उतर पाएगा। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। छवि जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। 2-3 चीजें हैं। देखिए, इसे एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वाकई अब से नहीं, जब हमारा देश आजाद हुआ तब से कहा जाता है कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आत्मा अगर कमजोर रहेगी तो डेवलपमेंट कैसा। आपको लगता है कि अब समय आ चुका है कि ठीक है, आदर्श गांव का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आए थे, एक गांव गोद भी लिया लोगों ने, जो सांसद हैं उन्होंने, लेकिन अभी लगता है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट वेंकैया नायडू के टाइम पर जब वो शहरी विकास मंत्री रहे, उसको आगे बढ़ाया, फंडिंग भी हुई, तो अभी आपको लगता है कि वास्तव में स्मार्ट विलेज लेके आना चाहिए, बेशक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो, उसके लिए जैसे भी फंडिंग को लेकर के चिंता जाहिर की है छवि जी ने, तो ये सब चीजें होनी चाहिए तब जा करके। और ये बाकायदा जो जैसे लोकल बॉडीज के जरिए हम लोग स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट को पूरा करा रहे हैं, तो उसी तरह से जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति हैं, उन्हीं को जोड़ के कराया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ज़रूरत भी है। आज एक सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं, शहरों की बढ़ती आबादी और गांवों से पलायन। ये क्यों हो रहा है? ये सरकारों को विचार करना होगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। स्मार्ट विलेज अगर बनाएंगे, या फिर स्मार्ट विलेज की जो मापदंड देखेंगे, गांव में ही रहने वाले व्यक्ति को अगर गांव में रोजगार मिलता है, गांव के आसपास रोजगार मिलता है, 200 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति जयपुर का रुख नहीं करेगा, जयपुर में आके 30,000 40,000 की नौकरी के लिए वो लालायित नहीं रहेगा, अपने गांव के आसपास 20,000 25,000 की अच्छी जॉब करेगा और घर में रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर गांव में रहती हैं, गांव में इनको बढ़ावा मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं असली पंचायती राज कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि की अगर बात कर ली जाए, आज लोकल क्षेत्र में हम बात करते हैं कि हाल ही में जैसे पहले चरण में मतदान हुआ, 60% तक मतदान हुआ, काफ़ी कम हुआ। पंचायती राज में अगर वोटिंग होती है, हम देखते हैं 90% तक वोटिंग होती है। इसकी वजह क्या है? वहाँ की कनेक्टिविटी है। वो जो वहाँ का सरपंच है, वो बाई फेस हर व्यक्ति को जानता है, व्यक्ति को जानने के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स तक को जानता है। वो जानता है कि आज इसकी क्या समस्या है, इसकी गली की समस्या क्या है, उस कॉलोनी में क्या कुछ डेवलपमेंट वहाँ पर कराया जाना चाहिए, डिमांड भी अक्सर होती है। तो ये एक पंचायती राज जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ये अपने आप में बताता है कि उसका मकसद क्या था। कितना हल हो पाया, ये तो एक एनालिसिस की बात यहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी काफी अच्छा मकसद था और उस पर काफी कुछ हद तक काम भी हुआ है। आज जिस तरह से जरूरत है, जैसे छवि जी भी कह रही थी, प्रधान बनता है, जिला प्रमुख बनता है, पावर क्या है, बजट क्या है, क्या कुछ सैंक्शन वो कर सकते हैं, उनकी डिमांड को कितना इंप्लीमेंट आगे किया जाता है, इस पर भी सरकार अगर फोकस वहां पर करे, उनको एज ए वेतन की अगर बात करें, कुछ बढ़ाया यहाँ पर जाता है, उनके मद में अगर कुछ राशि ज्यादा आती है, जैसे एमएलए फंड की राशि आती है, उसी तरह से कुछ राशि वहां पर भी हो, तो यहाँ पर अगर विचार होता है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ख्वाब लिए गए थे पंचायती राज से जुड़े हुए, वो और भी साकार होंगे, कुछ डेवलपमेंट वहां पर ज्यादा बढ़ेगा। देखने में आएगा कि तस्वीर जो ग्रामीण एरिया की है वो बदलती भी नजर आएगी। आज गाँव की जो तस्वीर है, अक्सर जब भी कोई चर्चा करता है ग्रामीण एरिया की, गाँव की, तो अलग से तस्वीर आती है, शायद वो कच्चे मकान होंगे, वो गाँव में पानी के लिए हैंडपंप होगा, लेकिन सरकारों की अगर पहुंच हुई है,
एक तेज रफ्तार से पहुंच होगी जो सरकार सोचती है कि गांव में होना चाहिए। आज भी भारत देश की अधिकतर आबादी गांव में है और गांव में रहने वाली आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और आज देश में सबसे बड़ा संकट जल संकट है। सिंचित क्षेत्र को अगर देख लिया जाए काफी बहुत कम है। अधिकतर खेती जो है वो बारिश के ऊपर निर्भर होती है। बारिश अगर नहीं होती तो फसल जो है वो सूख जाती है खेतों में खड़ी खड़ी। किसान अपने जो उसकी दुख है वो किसके सामने रख पाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि जब ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि हो जाती है, फसल को नुकसान हो जाता है, तो ये तमाम चीजें हम देखते हैं कि एक माध्यम बनता है पंचायती राज। जब अतिवृष्टि ओलावृष्टि होने के बाद सरकार गिरदावरी करवाती है, माध्यम जरूर बनता है, लेकिन माध्यम की बजाय फ्रंटलाइन पर होगा प्रधान महा जिला प्रमुख तो कुछ संसाधन ज्यादा डेवलप किए जा सकते हैं और उस ग्रामीण एरिया को सशक्त भी किया जा सकता है। वहां के जो संसाधन विकास की जो रफ्तार है उसको मैं समझता हूँ कि कुछ रफ्तार वहां पर जरूर मिलेगी। आम व्यक्ति जिसकी सोच है, हम देखते हैं कि शहरी कल्चर के अंदर काफी फास्ट लोग आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के संसाधन गांव तक पहुंचेंगे, गांव का व्यक्ति भी काफी फास्ट होगा, आज की तकनीक से जुड़ेगा और आधुनिक तकनीक के साथ में अपनी रफ्तार को बढ़ाएगा। बिल्कुल, एक बड़ी चिंता की बात है कि शहर हो रहे हैं, यानी कि वहाँ क्राउड बढ़ रहा है, गांव से पलायन जा रहा है। पलायन तभी जाता है, देखिए, व्यक्ति को अपने बच्चों की परवरिश के लिए ठीक से स्कूल्स मिल सकें, वहाँ जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, गांव में एक हॉस्पिटल हो, तो मुझे लगता है कि 10-20-30 किलोमीटर कमा करके भी वापस लौट सकता है वो। उसकी ये सोच होती है कि गांव में मैं पैसे दूंगा, इससे बढ़िया मेरे घर का खाना खाऊंगा, वो 1 घंटा जल्दी उठ सकता है और 1 घंटा लेट सो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति होनी चाहिए और जो सेमी अर्बन जो जगह हैं वहाँ पे तो एटलीस्ट ये सुविधाएं हों ताकि आदमी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूर जाके वापस अपने गांव में जा सके। छवि जी, आपने देखा और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपने डेवलप की होंगी। वाकई लगता है कि गांव में अगर विकास होता है तो जो शहरों की चिंता आज से 10 साल बाद में क्या तस्वीर होगी कोई पता नहीं है, क्योंकि संसाधन सीमित है आपके पास में। तो गाँव के विकास की और पंचायतों को डेवलप करना, उन्हें मजबूत करना, उसकी आज आवश्यकता महसूस करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला और अनिल जी ने बोला कि जो पलायन हो रहा है वो हमें ये देखना है कि कैसे वो हम कम कर सकें। एस्पिरेशन सबकी होनी चाहिए और वो सही है। खुशी ये है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो अब हर गांव में पहुंच गया है। उसमें समय लगा लेकिन वो अब हो चुका है, तो उससे सुविधा काफ़ी मिली है लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़, खासकर जो युवा पीढ़ी है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को और बच्चियों को, तो वो घर बैठे बैठे एक प्लेटफॉर्म से अपने स्मार्टफोन्स के तहत इंटरनेट के द्वारा चीज़ें सीख रही हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन कौशल विकास की भी अगर बात करते हैं तो अभी भी वो सुविधा हर पंचायत में उपलब्ध नहीं है। सरकार का विजन है, कई जगह हो भी चुका है। हाल ही में आपने सुना होगा लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ऐसे कई स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो मोदी जी की सरकार ने अनाउंस की हैं और वो रोल आउट भी हो चुके हैं। राजस्थान में ऑलरेडी कुछ बन भी चुके हैं, लेकिन ज़रूरत है कि वो बड़ी तादाद में लोगों तक पहुँचे, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो फैसिलिटीज़ पहुँचे, जिससे जो ग्राम स्वराज की बात होती है, एक इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात होती है, तो वो ज़रूरी है कि वो हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लोगों को वही एक ही प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। और अनिल जी ने सही कहा, हमारा जो एग्रीकल्चरल सोर्स है वो प्राइमरीली हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, और जो क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से वातावरण बदल रहा है, और ये सिर्फ अपने राजस्थान ही नहीं परंतु विश्व भर में ये एक बड़ी समस्या, एक गंभीर समस्या है, और ज़रूरत है कि ये हम समझें। ये सिर्फ ये नहीं सोचें कि ये सिर्फ सरकार का काम है, ये हम हर व्यक्ति का की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हम पे हो, और उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये हम सबको लपेटे में लेगा। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अक्सर लोग जहाँ पे हैंडपम्प है वहाँ पे वेस्ट होता है, तो क्या हम कर सकते हैं कि वो वेस्ट वाटर को हम फिर से रीयूज़ करें। जो तालाब का पानी है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो हमारे गांव में रहे, जिससे कि सिर्फ लोगों के पीने के लिए नहीं पर सिंचाई के लिए भी जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ सकता है। जो बोरवेल पहले ओपन वेल होते थे
बोरिंग इत्यादि होने लग गई है, तो वो भी लोगों को समझने की ज़रूरत है। सो ये बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ सरकार ही नहीं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आपने बिगनिंग में कहा भी था, उसके लेकर के गाँव का कोई ऐसा एजेंडा या फिर कोई मॉडल तैयार किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे लोग अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें, क्योंकि माइनिंग वहाँ पे है, वहाँ से निकलने वाले रूट्स हैं। अब क्योंकि गाँव से निकलने वाले हर कहीं स्टेट हाईवे बना दिए गए या फिर वहाँ नेशनल हाईवे, तो कुछ ऐसी फंडिंग गाँव को भी उसका शेयर मिले ताकि वहाँ का विकास किया जा सके। जरूर मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये मुद्दा जब मैं सरपंच थी उस समय भी मैंने लिया था जी। कि जो रेवेन्यू है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड जो होती है, खासकर अगर गांव के क्षेत्र की ज़मीन है तो उसका पहला हक गांव का होना चाहिए, उस पंचायत का होना चाहिए। सो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, निजी आय जो एक पंचायत की होनी चाहिए, वो उनका खुद का हक होता है और वो उनकी ज़मीन का अगर है तो वो उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो सड़क का निर्माण हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, वो शेयर उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। उससे जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होगी और कैपेसिटी होगी एक पंचायत की, वो अपने आप में बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, जैसे जो सैंक्शन का प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन, तो उसमें जो समय लगता है वो फिक्स्ड हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो जितना हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो उससे शायद मुझे लगता है कि सही मायने में जो रूपरेखा होनी चाहिए है ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, पंचायतों को विकसित करने के लिए और सशक्त करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रैक्टिसेस जो है जो लोगों को मिलनी चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खासकर, जो बजट्स हैं, वो अक्सर मैंने देखा है कि पंचायतों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी वो इन्फॉर्मेशन सही रूप में उपलब्ध नहीं है। तो काफ़ी गैप्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। ज़रूरत है कि एक प्लान्ड मैनर में और प्रॉपरली मैनेज तरीके से अगर हम करें तो आराम से हम हमारे छवि अगर हम बात करें तो चलिए, संसाधन तो जब देंगे जो देंगे, अगर स्मार्ट मॉनिटरिंग के साथ साथ जो चीजें हैं अगर वो भी धरातल पर उतारी जाए तो मुझे लगता है कि हमारा तंत्र और मजबूत हो सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में 73 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें खासकर किया इस वजह से गया था कि पंचायतें मजबूत हो, उनको डिपार्टमेंट्स देने की बात थी, लेकिन अभी तक मुझे लगता है सब कागजों में नहीं दिए गए। तो पंचायतें होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का कल्चर है सहकार समितियों का, और बहुत अच्छी है, उनकी बिल्डिंग्स आप देखिए, उनका रेवेन्यू कलेक्शन देखिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो पंचायतें भी इसी तरह से मजबूत हों। और आप एमएलएस को लेके जाते हैं, चुनिंदा सरपंच को लेकर जाइए, एक जिले में से या जहाँ पर जिला परिषद है उसके 10 पंचायतें, 2 पंचायतें, 5 पंचायतें एक मॉडल पंचायत के रूप में बनाइए। हमारे साथ में प्रोजेक्ट की तरह से जैसे सरपंच बनी छवि जी, एमबीए किया, उस समय काफी लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके और ये आई है, तो ये आवश्यकता है, महसूस होना चाहिए कि हम इसी जमीन से निकले हुए और हमारा कुछ फर्ज भी बनता है। लेकिन तब आदमी थक जाता है जब सिस्टम से लड़ते लड़ते, और जो सहजता के साथ में है, मैं जूझते हुए देखा मैंने इनको कि वाकई कैसे सचिवालय में जूझा जा रहा, कुछ नहीं, वो फाइलें जो अधिक ड्यूटी ऑफिसर्स की करना चाहिए, गवर्नमेंट ने पैसा इसी बात को लेकर के दिया है, लेकिन वो बस पेंडिंग होती हैं, आप जूझते रहिए उसमें, आज नहीं मैडम कल रहिए। तो मुझे लगता है कि आदमी के जोश और खरोश में और आगे बढ़ने की हिम्मत जुट पाती है कि हाँ वास्तव में मैं उस मंजिल तक पहुंचा या पहुंची, मैंने वो काम कराया, और एक सेटिस्फैक्शन जो लोगों को मिलता है कि काम कराया। हम कहते हैं सब सरपंचों के पास में जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास में दुपहिया होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो चौपहिया होता है। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे सिस्टम को करप्ट नहीं ठहरा सकते, ना ब्लेम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सरपंचों को देखा है कि जो वाकई सुबह से शाम तक एक पवित्र मन के साथ में उन्होंने काम किया है, जिसके लिए हम छवि जी के लिए भी कह सकते हैं कि शहर से गाँव में गई हैं और अभी भी काफी समय इनका अपने गाँव में व्यतीत होता है, और वहीं पे वो स्पेंड देती हैं कि हाँ वास्तव में कुछ कर सकें भी इन्होंने। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो की जानी चाहिए, तभी हमारे इस दिवस को मनाने की सार्थकता रहेगी, और पंचायत राज की मजबूती भी तभी होगी। आज है सिस्टम में, अधिकार भी दिए हुए हैं, लेकिन उन्हें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन
इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं कोई पक्षपातपूर्ण चीज़ें होंगी और कोई बात होंगी। आप उस कड़ी को मजबूत करिए। वार्ड पंच है, सरपंच है, वो मजबूत होंगे तो आपका तंत्र और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी जो चिंता जिसकी हमारी सरकारें करती हैं बैठकर ऐसे कमरों में, पलायन की गाँवों से और शहरों का जो और क्राउडेड हो रहे हैं उसकी, वो चिंता भी आपकी दूर होगी। लेकिन बशर्ते कि आप उस पर गौर करिए। चलिए, पंचायत राज दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल हमारे इस बड़ी खबर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। नमस्कार।